नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं द्वीपीय देश मालदीव के बारे में। दरअसल वहां पर राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और उस चुनाव में एक ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं जो भारत विरोधी और चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर के जाने जाते हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर के लगातार खबरों में ये बात बनी हुई है या चर्चा इस पर हो रही है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। क्या भारत के संबंध उससे प्रभावित होंगे? चीन दक्षिण एशिया में या हिंद महासागर में मजबूत होगा या नहीं होगा? या फिर ये जो नेता जीत कर आए हैं वो राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी क्या नीतियां होगी? क्या वह भारत का विरोध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर कर भी पाएंगे तो कितनी उसकी मात्रा होगी या उसका परिणाम क्या हो सकता है? इन्हीं बातों को लेकर के आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों से साझा करना है। संस्कृति आईएएस की तरफ से एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाएगी। यह 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बात होती है फ़ी की, तो फ़ी कुछ इस प्रकार है, लेकिन आप एक बार में अगर पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं तो आप पार्शियली पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए ईएमआई की सुविधा आपको दी जा रही है। 3 समान किस्तों में आप इसका भुगतान कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बात ये आती है कि इस कोर्स में क्या-क्या बातें शामिल हैं, तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ होंगी। ये जो कक्षाएँ हैं, आप लोगों को 1 वर्ष तक के लिए वैधता होगी और आप असीमित बार इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो प्रतिदिन 2 कक्षा होगी, नियमित क्लास टेस्ट भी होंगे। जो प्रत्येक विषय हैं, विषय के साथ-साथ खंड के प्रिंटेड क्लास नोट्स अवेलेबल कराए जाएँगे ताकि आप लोग उसे जब भी समय मिले, जब भी आपको ज़रूरत हो, आप रिवाइज़ कर सकें। एक आपके पास कॉम्पैक्ट मटेरियल हो जो हमेशा आपके काम आए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखें और ये जो नंबर है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये नंबर है इस पर व्हाट्सएप अपना डिटेल कर सकते हैं, इधर से कॉल चला जाएगा। साथ ही साथ sanskrithiias.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर खबरों में देखा गया है। इंडिया कंसीडर पोजीशन एज प्रो चाइना लीडर मोहम्मद मुइजीब बिकम्स न्यू मालदीव प्रेसिडेंट। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये खबरें प्रकाशित हुई हैं। बात यह है कि ये चर्चा में क्यों है, क्या कुछ खास बात है। तो मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और विजयी हुए हैं मोहम्मद मुइजू, जो 54% वोट प्राप्त किए हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो पराजित हुए हैं राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ये जो दोनों पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पिक्चर देखिए, ये जो व्यक्ति हैं यह भारत समर्थक हैं और ये जो व्यक्ति हैं ये व्यक्ति चीन के समर्थक हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो मोहम्मद मुइजू हैं यह चीन के पक्ष में अपना झुकाव रखते हैं और भारत विरोधी बातों के लिए, गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक बार समझ लेना ये ज़रूरी है कि मालदीव दरअसल उसकी लोकेशन क्या है और मालदीव की लोकेशन के साथ-साथ वहाँ की शासन की प्रणाली क्या है। दरअसल शासन की प्रणाली जानने का मतलब यह है कि वहाँ पर अर्थात वहाँ की शासन की व्यवस्था में जो राष्ट्रपति हैं कितने प्रबल हैं और अगर प्रबल हैं तो उनकी नीतियों का प्रभाव, उनकी सोच का प्रभाव वहाँ की शासन व्यवस्था और वहाँ की विदेश नीति में दिखाई देगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप देखेंगे जो मालदीव है, जो 1200 द्वीपों वाला देश है। यहाँ से जो डिस्टेंस की बात है, जो मुख्य भूमि है, यहाँ से 300 मील दूरी है। जब आप यहाँ से बात करते हैं तो 450 मील की दूरी यहाँ देखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अर्थात जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वह जनता के लिए कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति यहाँ के सरकार के प्रमुख हैं, जैसे भारत में स्थिति है उससे अलग है। सरकार का प्रमुख भारत में प्रधानमंत्री माना जाता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति माना जाता है। यहाँ पर सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति है। ऐसी स्थिति में वहाँ की नीतियों पर इनका प्रभाव होना स्वाभाविक है। वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद सोहील जो हैं यह भारत के समर्थक हैं। समर्थक होने के साथ साथ इन्होंने, जैसे भारत ने नेबरहुड फर्स्ट की नीति दी है, वैसे ही इन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीति दी है। मालदीव जो 1200 द्वीपों का समूह वाला देश है,
एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसकी जो आबादी है वो सुन्नी मुस्लिम है, अर्थात सुन्नी मुस्लिम बाहुल ये देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो यह सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है, अर्थात पर्यटन क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है। पर्यटन क्षेत्र से ही अगर यूं कहें कि अधिकांश इनकी अर्थव्यवस्था चलती है तो ये गलत नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है क्योंकि सस्ता है, नजदीक है और छुट्टियां मनाने, हनीमून इत्यादि इत्यादि के लोग यहाँ पर जाते हैं। अब आप बाकी बातें समझ सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी जो उपस्थिति है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका लोकेशन जो है वो इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ा देता है। तो कई बार हम लोगों ने बातों बातों में ये समझा है कि छोटे देशों की जो ग्लोबल सिनेरियो है, जिस तरह से विकेंद्रीकृत विश्व हो रहा है, वैसी स्थिति में जो छोटे द्वीपीय देश हैं या जिनकी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है जिससे वहाँ किसी दूसरे देश को प्रभावित किया जा सकता है, उसकी सुरक्षा को प्रभावित किया जाता है, इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। बार्गेनिंग पावर इसलिए बढ़ी है, अगर मैं मालदीव के बारे में बात करूं तो इसकी लोकेशन ही ऐसी है, भौगोलिक अवस्थिति ही ऐसी है जो न केवल भू सामरिक बल्कि भू रणनीतिक दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण बना देता है, चाहे भारत हो या चीन हो। यहाँ मालदीव से संबंधित और कुछ बातों को देखें तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है महज 1 मीटर है। 1 मीटर ऊंचाई होने की वजह से जितने भी पर्यावरणीय प्रभाव होंगे, मैं दुष्प्रभावों की बात कर रहा हूँ, ग्लेशियर पिघलेंगे और जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे इसके समक्ष चिंताएं बढ़ेंगी। चिंताओं का मतलब ये है कि इसके द्वीपीय जो क्षेत्र हैं वो डूबते चले जाएंगे और इसकी वजह से यहाँ अर्थात इस देश के सामने अस्तित्व को लेकर के संकट उत्पन्न होगा। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के इंपॉर्टेंस को समझना है क्योंकि भारत इन सभी देशों अर्थात इस तरह के सभी देशों के अगुआ के रूप में वैश्विक मंचों पर इनकी समस्याओं को उठाता रहा है। तो ऐसे में जब ये लगातार कह रहे हैं कि भारत को यहाँ से बाहर निकाला जाए, वैसे में क्या इनकी नीतियों का प्रभाव उसी तरह से देखने को मिलेगा जिस तरह से ये कह रहे हैं? वास्तविकता में इससे कुछ अलग होगा या नहीं होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार लोकेशन को फिर से हम देख लें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको कह रहे हैं कि यह 1200 द्वीपों वाला मालदीव है। मालदीव के साथ साथ आप लोकेशन देख रहे हैं, हिंद महासागर में स्थित है। इधर से जो भी व्यापार होगा, इधर से लेकर के व्यापार या फिर जो रिंग ऑफ वर्ल्स की नीति है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, चूंकि यहाँ पर महज यह 300 मील की दूरी पर स्थित है, इसलिए भारत की सुरक्षा को यह प्रभावित करता है अगर यहाँ पर चीन का प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ता है तो। स्वाभाविक सी बात है, इन सभी बातों को लेकर के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और भारत के जो थिंक टैंक हैं वो चिंतित हैं। अब इनसे संबंधित और बातें यहाँ पर देखें। प्रमुख बिंदु ये है कि मोहम्मद जो मुइजू हैं, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव का इन्हें समर्थन प्राप्त है, अर्थात एक गठबंधन बना है और उस गठबंधन के तहत इन्होंने जीत हासिल किया है और उस गठबंधन में इनका प्रभाव ज्यादा है। चीन के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध होने के साथ साथ इन्होंने चुनाव से पहले ये घोषणा किया था इंडिया आउट, अर्थात इंडिया को यहाँ से बाहर निकाला जाए, मालदीव से बाहर निकाला जाए। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उन पर इनका आरोप है कि यह दरअसल नीतिगत जो फैसले लेते हैं वह भारत के प्रभाव में लेते हैं या भारत का प्रभाव इनके नीतिगत फैसलों पर देखा जाता है। संप्रभुता इससे मालदीव की प्रभावित हुई है और जो इसकी आज़ादी है वो कमजोर हुई है, इनका ये कहना है। अब इन बातों को समझने के साथ साथ भारत और मालदीव के संबंधों को समझना जरूरी है। तो एक बार भारत और मालदीव संबंधों को देख लेते हैं। हालांकि एंशिएंट काल में भारत का प्रभाव यहाँ पर रहा है, अभी उसकी बात नहीं करते हुए हम आधुनिक भारत की बात करें तो 1965 में मालदीव स्वतंत्र होता है, ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था और यह स्वतंत्र होने के बाद भारत और इसके संबंध दोनों सामान्य हुए। संबंध सामान्य होने का मतलब ये है कि यहाँ पर राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं। राजनयिक संबंधों की शुरुआत होने के साथ साथ मोदी जी मालदीव का दौरा किए और मालदीव का दौरा जून 2019 में इन्होंने किया था और वहाँ की जो पीपल्स मजलिस है उसको इन्होंने संबोधित किया और ऐसा करने वाले वो दूसरे विदेशी
नेता थे, अर्थात इससे पहले भी एक लोग इसको संबोधित कर चुके हैं। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और बातों को देखें तो भारत कई मोर्चों पर जो मालदीव है इसका समर्थन किया है, इसका सहयोग किया है। 1988 की बात करें तो 1988 में यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। इस विद्रोह में क्या-क्या खास बातें हैं, उन बातों को संक्षेप में समझ लेते हैं। दरअसल अब्दुल्ला लुथूफी नामक एक व्यापारी था। उस व्यापारी ने जैसे ही वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में पता चला कि वो भारत के दौरे पर जाने वाले हैं, कुछ जो विरोधी गुट थे, जिन्हें प्लोट के नाम से जाना जाता था, प्लोट के समर्थन से इन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की और सत्ता पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश किया। जो इनके संगठन सहयोगी थे उन्हें कहा जाता है पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम, संक्षेप में प्लोट कहा जाता है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि भारत ने उस समय हस्तक्षेप किया था, भारत ने सैन्य सहायता किया था और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय 1988 के उस राष्ट्रपति की सत्ता को बचाने और उस देश को बचाने का कार्य किया था। इससे संबंधित बातों को समझने के साथ साथ अब बात आती है दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक सहयोग में क्या भूमिका है। तो 2021 की बात करें तो भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना था। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो इतने मिलियन यूएस डॉलर के करीब पहुंच गया था। द्विपक्षीय समझौते कौन कौन से हैं, तो समुद्री कनेक्टिविटी को लेकर के दोनों ने समर्थन किया, दोनों ने समझौता किया। $500 मिलियन का भारत ने अनुदान दिया और वित्त पोषण किया ताकि कनेक्टिविटी सुनिश्चित किया जा सके। ग्रेटर माले प्रोजेक्ट के लिए भी भारत ने सहयोग किया। 800 मिलियन डॉलर का भारत ने क्रेडिट लाइन दिया। क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 0 से लेकर के 800 तक के लिए दे दिया गया। अगर ये डॉलर में है, मिलियन डॉलर में, तो मालदीव चाहे तो यहाँ 400 ले सकता है या चाहे तो 500 ले सकता है या चाहे तो 800 तक ले सकता है, लेकिन जितना लेगा उतने पर ही उसे ब्याज देना होगा। तो ये होता है क्रेडिट लाइन। इसके साथ साथ वाणिज्यिक समुद्री जहाज़ों की आवाजाही पर जानकारी देने के लिए समझौता हुआ था कि जो भी जहाज़ इस रास्ते से होकर जाएंगी उन सब की जानकारी एक दूसरे से साझा किया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। रही बात कोविड-19 के दौरान अर्थात महामारी के दौरान भारत ने क्या सहायता किया है, तो ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। इसके तहत 6.2 टन जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी आपूर्ति भारत ने सुनिश्चित किया था। साथ ही साथ वुहान जो चीन में है वहां से मालदीव के 9 नागरिकों को निकालने का भी काम किया था, जो भारत की सॉफ्ट पावर और भारत की जो पड़ोसी पहले की नीति है उसको यह दर्शाता है। इसके अलावा वैक्सीन मैत्री के तहत टीकों की जो भारत में बने थे 1 लाख टीके भारत से उस देश को आपूर्ति किए गए थे ताकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित किया जा सके और मालदीव में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। यहाँ पर सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग की बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है भारत और लगभग 70% जो भी प्रशिक्षण वहां पर होते हैं उनमें से 70% अकेले भारत करता है। संयुक्त अभ्यास की बात करें तो एक्वेरियन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड ये दोनों देशों के मध्य समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। रक्षा क्षेत्र की प्रमुख जो परियोजनाएं हैं उनकी बात कर लें तो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के लिए समग्र प्रशिक्षण केंद्र भी वहां पर स्थापित किया गया है। तटीय रडार प्रणाली के माध्यम से भी भारत सहायता देता है। नए रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय भी भारत ने बनाया है। तट रक्षक सुविधा के लिए विकास हेतु समझौते भी किए गए हैं दोनों देशों के मध्य। इसके अलावा रक्षा परियोजनाओं हेतु $50 मिलियन का भारत ने ऋण भी उपलब्ध कराया है ताकि यह अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर सके। कुछ और बातों को देखें तो भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है, मालदीव के महत्व को समझना जरूरी है। जब मालदीव के महत्व की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है भू रणनीतिक महत्व। तो भू रणनीतिक महत्व में पड़ोसी प्रथम की नीति भारत पहले ही अपना चुका है और पड़ोसी पहले की नीति के साथ साथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टिकोण का भी एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में मालदीव विद्यमान है। अर्थात मालदीव इस जो रणनीति अपनाई गई है इस रणनीति का हिस्सा है।
इसके अलावा भू राजनीति की बात करें तो भू राजनीतिक राजनीतिक महत्व के संदर्भ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए भी भारत इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और जब भारत इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चूंकि बीआरआई परियोजना चीन का है और चीन इसके तहत रिंग ऑफ पल्स की नीति के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, जिसका एक महत्वपूर्ण स्थान या ऐसे आप कह सकते हैं बंदरगाह मालदीव में भी स्थित है। ऐसी स्थिति में अगर हमें अपनी सुरक्षा स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना है, अपनी रणनीतिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना है, तो हमें मालदीव को साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा। भारत कोशिश कर रहा है और भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि मालदीव को साथ लेकर के चले और मालदीव से अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करे। लेकिन चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर भारत भू राजनीतिक रूप से अपने आप को हिंद महासागर में मजबूत करना चाहता है, चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है, तो उसके लिए मालदीव महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही भू अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो मालदीव के आसपास जो संचार है, समुद्री मार्गों से जो व्यापार होता है, भारत का जो व्यापार होता है, कुल व्यापार का 50% अर्थात विदेशी व्यापार का इस क्षेत्र से होकर के गुजरता है। 80% जो ऊर्जा का आयात किया जाता है अन्य देशों से, उसमें से अधिकांश हिस्सा अर्थात 80% हिस्सा इसी मार्ग से होकर के आता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं इस क्षेत्र की। ये जो क्षेत्र है, यहीं से होकर के भारत का आयात निर्यात होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 50% जो आयात निर्यात होता है वो यहाँ से होकर के आता है। साथ ही साथ 80% जो ऊर्जा का आयात किया जाता है वो इन्हीं क्षेत्रों से होकर के आता है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर चीन की स्थिति मजबूत होती है, बीआरआई परियोजना के तहत जो सिल्क मैरीटाइम रूट है वो मजबूत होगा और चीन की स्थिति यहाँ पर मजबूत होगी, स्वाभाविक सी बात है जो युद्ध की स्थिति होगी उस स्थिति में चीन की स्थिति यहाँ पर मजबूत होगी और भारत की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में भारत को अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और उसके लिए भारत को चाहिए कि अपना इसके साथ जो सहयोग है और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा मजबूत करे। क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो क्षेत्रीय संगठनों में इसकी उपस्थिति है। जैसे सार्क की बात कर लीजिए, सभी संगठनों में वह उपस्थित है। ऐसी स्थिति में संगठनों में अपनी भूमिका को और ज़्यादा बढ़ाने और बढ़ाने के साथ साथ समर्थन प्राप्त करने के लिए भी भारत के लिए ज़रूरी है कि मालदीव उसका सहयोगी बना रहे और उसका सहयोगी ही न बना रहे बल्कि उसका समर्थन भी करे, जो वैश्विक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, उस मंचों पर। ठीक है। इसके अलावा भारत मालदीव संबंधों में चुनौतियों की बात कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो नए राष्ट्रपति बने हैं, क्या उनकी राह आसान है या नहीं है। तो यहाँ पर संबंधों में चुनौतियाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता देखी जाती है। वहाँ पर अस्थिरता के ही संबंध में बात कर रहे हैं तो वर्ष 2015 में मालदीव में विपक्ष के नेता थे मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी की वजह से राजनीतिक संकट यहाँ पर गहराने लगा था। मालदीव के साथ जो संबंध हैं, इन संबंधों में तनाव देखने को मिला था। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, अगर कोई नेता भारत का समर्थक है, उसे कई बार ऐसा देखा गया है कि उसको विरोध का सामना करना पड़ा है। विपक्ष ने विरोध किया है, कई बार जनता ने विरोध किया है, कई बार बाहर की जो मीडिया है या फिर जो फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं उसके माध्यम से इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। कट्टरपंथ की बात करें तो यहाँ पर कट्टरपंथ, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो सुन्नी समुदाय है उसकी आबादी ज़्यादा है, अधिकांश जो आबादी है सुन्नी समुदाय है। तो यहाँ पर मालदीव के लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है आईएसआईएस के तरफ और साथ ही साथ जो पाकिस्तान है उसके साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध होते जा रहे हैं, उनकी तरफ उनका आकर्षण हो रहा है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो नम्बी नारायण केस आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो नम्बी नारायण केस में जो प्रायोजित गतिविधियां देखी गई थी जिससे भारत का क्रायोजेनिक इंजन बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो प्रभावित हुआ था, उसमें भी मालदीव की भूमिका मानी जाती है, मालदीव के कुछ लोगों की भूमिका मानी जाती है। तो यहाँ पर पाक स्थित जो जिहादी समूह हैं उनके साथ भी इनका संबंध बढ़ता जा रहा है। यह भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चीन की रणनीतिक उपस्थिति, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो परियोजना
है इस परियोजना के माध्यम से घेरने की नीति बना चुका है। भारत को हर संभव कोशिश कर रहा है कि भारत के डोमिनेंस को, भारत के प्रभाव को इस क्षेत्र में कम किया जाए। तो यहाँ पर चीन की जो रणनीतिक उपस्थिति है भारत के लिए चिंताजनक है। मालदीव स्ट्रिंग ऑफ पल्स का हिस्सा है और ऐसे में भारत के सामने यह एक चुनौती के रूप में विद्यमान है। चीन का प्रभुत्व लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। चीन के प्रभाव में भारत के साथ एक समझौता रद्द कर दिया गया था जो वर्ष 2018 में देखने को मिला था। दरअसल मराओ द्वीप पर नौसैनिक अड्डा विकसित करने के लिए समझौता किया गया था और उस समझौते को रद्द इसलिए कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर चीन का प्रभुत्व बढ़ गया था। साथ ही राजनीतिक कार्रवाइयों की बात करें तो वर्ष 2012 में माले जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके विकास को लेकर के एक भारतीय कंपनी के साथ समझौता हुआ था। ये जो समझौता था ये 511 मिलियन डॉलर का था, लेकिन इस समझौते को रद्द कर दिया गया था वहां की राजनीति के द्वारा, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थे वो उनके ज़्यादा चीन के साथ जुड़े हुए थे, चीन के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए इस समझौते को रद्द कर दिया गया जिससे भारत की उपस्थिति और वहां पर मजबूत होती। साथ ही घरेलू राजनीति के बारे में बात करें तो अभी जो देखने को मिल रहा है इंडिया आउट अभियान चल रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारत विरोधी भावनाएं पैदा करना, और भारत विरोधी भावनाएं केवल विपक्षी दल में नहीं देखा जा रहा है बल्कि कुछ वहां की स्थानीय आबादी है उनमें भी देखा जा रहा है। ये भारत के लिए चिंताजनक है। अब बात ये कर लेते हैं कि ये सारे जो घटनाक्रम हुए हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या मालदीव से इंडिया आउट संभव है? तो इंडिया आउट बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, इसका आंशिक प्रभाव देखा जाएगा, नीतियों पर प्रभाव जरूर देखा जाएगा, लेकिन कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो यह भी कह रहे हैं कि जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, भले ही वह इंडिया आउट का नारा दे रहे हैं, भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं है भारत को इग्नोर करना। भारत को इग्नोर करना क्यों आसान नहीं है? तो जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, 2023 का राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। मालदीव में भारत के प्रभाव को हराने के लिए इंडिया आउट का नारा दिया था और यही माना जाता है कि ये जो यामीन हैं इन्हीं का हाथ है, इन्हीं के प्रभाव में ये बातें कही जा रही हैं। साथ ही साथ चुनावी नारे और वास्तविकता में अंतर है, क्योंकि जब आप एक नेता के रूप में चुन करके जाते हैं, आप उस शीर्ष पद पर विद्यमान होते हैं, तो आपकी राजनीतिक जिम्मेदारियां और जनता के प्रति जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। वैश्विक जिम्मेदारियां भी होती हैं कि अगर एक देश के साथ आप जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि बाकी देशों के साथ आपके संबंध खराब होंगे। और भारत जो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है और मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है, ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में अपने आप को उभार चुका है, ऐसी स्थिति में इनके लिए आसान नहीं है कि भारत आउट कर दें और बिल्कुल ही भारत से अपने संबंधों को खराब कर लें। तो यहाँ पर राजनीतिक जवाबदेहिता भी है, इनके आर्थिक हित भी हैं, क्योंकि यहाँ से पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस देश के आमदनी का सोर्स है। जब हमने पहले ही बात कर लिया कि यह सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है, अर्थात यहाँ पर पर्यटन की भूमिका ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर भारत विरोधी नीतियाँ अपनाई जाती हैं, सुरक्षा चिंताएं बढ़ेंगी, और सुरक्षा चिंताएं अगर बढ़ती हैं तो पर्यटन भी कम होगा, और अगर पर्यटन कम होगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि रेमिटेंस और जो उसको इनकम होती है वो इनकम नहीं मिलेगा, रेमिटेंस नहीं, इनकम नहीं मिलेगा। तो मालदीव, भारत के मालदीव में डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं उनकी अवहेलना नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि ग्रेटर माले प्रोजेक्ट है। इसके अलावा संभावना यह भी है कि रिश्तों की रफ्तार में कमी जरूर आएगी, लेकिन भारत को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि ये तो बातें सारी हैं ही, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ग्लोबल साउथ के रूप में जो भारत उभरा है, उभरने के साथ साथ भारत उन सभी चुनौतियों के लिए, उन सभी जो छोटे देश हैं जिनका विकास अभी नहीं हुआ है, उनके आवाज़ को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो या फिर उसके प्रभावों से संबंधित हो। तो इन देशों पर प्रभाव ज़्यादा होगा, खास करके मालदीव पर देखें, चूंकि द्वीपीय देश है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई महज 1 मीटर है, तो इस पर प्रभाव होगा, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही मालदीव में बढ़ेगी चीन की भूमिका,
तो क्या बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? आर्थिक मोर्चों पर चीन का मालदीव में प्रभाव देखने को मिलता है और यह फैक्ट है, क्योंकि चीन चेकबुक पॉलिसी अपनाता है, इन देशों की मदद करता है और मदद के नाम पर उन्हें रणजाल में फंसाता है। तो वर्ष 2013 से लगातार वृद्धि हुई है। चीन की बात करें, मालदीव में टूरिज्म और निवेश अधिक करता है और साथ ही साथ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चीन का भारी निवेश है। स्वाभाविक सी बात है कि चीन का प्रभाव यहाँ पर होगा। लेकिन भारत के प्रभाव को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। मालदीव पर चीन का जो कर्ज है वो 3.4 अरब डॉलर का है। मुक्त व्यापार समझौता इसके लिए पहले ही किया गया था, 2017 में इसका विरोध भी हुआ था। तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। मालदीव और चीन के संबंध, मुइज़्ज़ू जो सरकार है इनकी बात करें, यामीन द्वारा की गई गलतियों को यह दोहराने से बचेंगे। क्यों दोहराने से बचेंगे? क्योंकि इनको पता है कि जो प्रभाव हमने पहले देखा था, अगर दोबारा से उस गलती को दोहराते हैं तो जनता द्वारा यहाँ पर विरोध हो सकता है। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ये भले ही भारत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो इनका पहला आधिकारिक विदेशी दौरा होगा, वो संभावना इस बात की ज़्यादा है कि भारत में ही हो। तो इससे संबंधित बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ अब्दुल्ला यामीन के अलावा अन्य जो राष्ट्रपति हैं, वो हमेशा भारत के समर्थक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नीतियाँ बदल दी जाएंगी। भारत की उपेक्षा करना मुश्किल है, क्योंकि भारत हिंद महासागर में अपने आप को एक लीडर के रूप में स्थापित कर चुका है। इसकी भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत को इग्नोर करना आसान नहीं है, न ही आसान है और न ही ऐसा किया जा सकता है। इससे संबंधित अब कुछ और बातों को देख लें, तो क्या पिछले वर्ष में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं? तो बिल्कुल पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, पिछले 2 वर्षों में मालदीव में राजनीतिक विकास पर चर्चा करें, क्या उन्हें भारत के लिए चिंता का कोई कारण होना चाहिए? ये वर्ष 2013 में ये सवाल पूछा गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये जो संबंध हैं वो हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।